नशे की लत तो जारी है, ये तो एक बीमारी है। मेले लगते हैं शमशानों में, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। मेरा नाम फ़हीम टाक है और आप देख रहे हैं टॉपिक टुडे। जैसा कि आप जानते हैं कि नशा नशा एक बीमारी है और इससे हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो तबाह व बर्बाद हो रही है। जम्मू कश्मीर के हालात नशे को लेकर कैसे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं विनय शर्मा, जो कि एसएसपी एएनटीएफ हैं। विनय जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। विनय जी, बहुत बड़ा इशू है। अगर हम ये देखें तो जैसे मैंने प्रोग्राम में शुरू में कहा कि हमारी जो नस्लें हैं वो तबाह व बर्बाद हो रही हैं नशे की वजह से। और अगर हम देखें तो लोगों का भी एक कंसर्न है, लोग भी बड़े डरे और सहमे हैं इस चीज़ को लेकर कि कहा यह जाता है, अफवाहें हैं कि जम्मू जो है वो उड़ता पंजाब बन रहा है। और आए दिन हमें बहुत सारे ऐसे केसेस और ऐसी मिसालें देखने को मिलती है जहाँ पे नशे के बहुत बड़े बड़े खेत जो है वो आप पकड़ते हैं। आप पूरे जम्मू कश्मीर को देखते हैं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो गवर्नमेंट ने बनाई है, आप उसके हेड हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि हकीकत में जम्मू कश्मीर के सूरत हाल क्या है नशे को लेकर? फ़हीम साहब, आपका थैंक यू सो मच। आपके चैनल ने मुझे मौका दिया इस इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए। जी। बड़ा एक सेंसिटिव सा मसला है, पहलू है ये ड्रग्स का। जी। जहाँ तक उड़ता पंजाब के साथ कंपैरिजन जम्मू कश्मीर का है, उस पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पंजाब में एक क्लियर पैटर्न था ड्रग एब्यूज़ का। जैसे 2009 से लेकर 2017 की अगर आप वहाँ ड्रग एब्यूज़ की ट्रैजेक्टरी अगर आप स्टडी करेंगे तो 2015 में उसका पीक आया जी। और पंजाब गवर्नमेंट ने उसको एक ऑल आउट वार के तौर पर लिया और 2017-18 में पॉजिटिव ट्रेंड्स दिखना शुरू हो गए। जी। ऑलमोस्ट उसी पैटर्न का एक ट्रैजेक्टरी जम्मू कश्मीर में भी नज़र आई 2013 से लेकर 2015 के बीच में। जी। 2015 में प्रोएक्टिव पॉलिसिंग जो हमारी जम्मू कश्मीर की रही, वी टुक इट एज ओवर टॉप प्रायोरिटी, एज नॉट वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज, एज द टॉप प्रायोरिटी। ड्रग मेनार्स को डील करना जम्मू कश्मीर पुलिस की टॉप प्रायोरिटी 2016 से बन गई और 2017-18 से एक बड़े अच्छे पैटर्न्स और ट्रेंड्स नज़र आए जिसमें कि काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी खेप्स पकड़ी गई, काफ़ी सारे लोगों को पीएसए हुए। बहुत बड़ी एक वार अगेंस्ट ड्रग के तौर पर हर एक थाना पुलिस, चौकी पुलिस, हर एक बंदा इसमें इन्वॉल्व हो गया। आज 2019, 20 और 21 में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सिचुएशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आप एसपी साउथ जम्मू रहे, एसपी ऑपरेशंस भी रहे। जहाँ तक जम्मू का सूरत हाल है, आप काफ़ी करीबी से आपने जम्मू को देखा और ख़ासकर मैं जम्मू के उन इंटीरियर्स की बात करूँगा जहाँ पे नशे नशे की बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है वो रहती है। ऐसे में कश्मीर को भी देखना, ये कितना बड़ा मुश्किल चैलेंज था आपके लिए? नशा जो ड्रग्स है इसका कितना सीरियस मेनांस इसका जम्मू कश्मीर में बन चुका है, ये मेरा पहला इस चीज़ के साथ वास्ता जो है एज एसपी ऑपरेशंस पड़ा। उससे पहले हालांकि मैं सब डिवीज़न्स में काम कर चुका था और काफ़ी सारे डिफरेंट रोल्स में एज पुलिस ऑफिसर में सर्व कर चुका था, लेकिन एज एसपी ऑपरेशंस जम्मू, चूँकि मैं जम्मू के 10 ज़िला जो थे वो सुपरवाइज़ कर रहा था ऑपरेशनल ग्रोथ पे और ऑर्गेनाइज क्राइम्स को, तब मुझे एहसास हुआ कि हाउ सीरियस दिस प्रॉब्लम इज़। हमने इसको एक प्रायोरिटी के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया, कि लिया और काफ़ी बड़े सक्सेसेस भी मिले। उसके बाद मैं एसपी साउथ रहा, फिर मैंने इसको एक क्राइम के तौर पर स्टडी किया कि क्रिमिनोलॉजी इसमें कैसे, सोशियोलॉजी, हाउ पीपल आर गेटिंग इनटू द ड्रग्स, लोग इसमें कैसे आ रहे हैं और उसके बाद वही लोग जो ड्रग एडिक्ट्स हो रहे हैं उसके बाद वो क्राइम में किस तरह से अपने आप को पाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कब वो क्रिमिनल्स बन गए, नोइंगली और अननोइंगली। फिर मेरी खुशकिस्मती है कि सरकार ने मुझे एज एसएसपी एंटी नारकोटिक्स की ज़िम्मेवारी दे दी, जिसमें मुझे जम्मू और कश्मीर दोनों को देखने का मौका मिल रहा है। कश्मीर में भी हालात लगभग जम्मू के तरह ही है। मुझे लगता है कि कश्मीर में ड्रग एब्यूज़ जम्मू के कंपैरिजन में हल्का सा ज़्यादा है, पर्टिकुलरली कैनबिस को लेके। जहाँ तक हेरोइन का सवाल है, बाकी गांजा का सवाल है, वो जम्मू में उसकी ज़्यादा कंजप्शंस हैं। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं वो जम्मू में उसकी कंजप्शन ज़्यादा है, कश्मीर में कैनबिस की ड्रग के अब्यूज़ ज़्यादा है। और जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, हम जब जम्मू से ऑपरेट कर रहे थे हमने देखा कि मैक्सिमम ट्रांसैक्शंस, मैक्सिमम ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग्स, ट्रांसशिफ्टमेंट्स वो कश्मीर बॉर्डर से ही हो रही थी, करनाल सेक्टर से और उड़ी सेक्टर से वगैरह वगैरह।
कैनबिस की ग्रोथ जो है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होती भी कश्मीर में ही है, साउथ कश्मीर में ज़्यादा इसकी ग्रोथ है। जहाँ तक फार्मास्यूटिकल का सवाल है, फार्मास्यूटिकल का रूट जो है वो दिल्ली से जम्मू से होता हुआ कश्मीर रिवर्स रूट था। गांजा जम्मू में ही ज़्यादा कंजप्शन थी। तो ओवरऑल सिनेरियो इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर में पर कैपिटा कंजप्शन जो है इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन नॉर्थ इंडिया, though a lot of good work has been done by police and other agencies, other sister agencies also. पैटर्न में काफ़ी अच्छे मतलब ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट है सिचुएशन में, लेकिन अभी भी हमें अपने गार्ड ऑफ करने की अभी हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। हमें इसमें और बहुत ज़्यादा काम करने की अभी ज़रूरत है। आपके जवाब में मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आपने कहा कि आपने स्टडी किया इस चीज़ को कि ये जो ड्रग्स के साथ लोग जुड़ते हैं, ये कैसे जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं, रीज़न्स क्या रहते हैं। मुझे अब ये बताइए, आप नौजवान हैं और पिछले एक लंबे समय से आप एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के हेड हैं। आप बहुत सारे युवाओं से मिले होंगे जो ड्रग्स के कारोबार में या ड्रग्स का सेवन करने में हैं। आपकी इंटरेक्शन उनके साथ हुई होगी। आपको क्या रीज़न लगे कि ये लोग क्यों चले जाते हैं ड्रग्स में, और क्या वजूहात रहती हैं जो ड्रग्स फिर इनको बाहर आने नहीं देती? फाइव साहब, मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, ये एक सोशियोलॉजिकल स्टडी का एक पहलू था। इसमें जो सोशल स्टडीज़ के जो बच्चे हैं उनका रिसर्च वर्क रहता है, इसमें उनका एरिया ऑफ स्टडी है। अब चूंकि हमारा ऐसे ड्रग एडिक्ट्स के साथ बड़ा वास्ता पड़ता है, हमने तो एक पॉलिसी पैराडाइम ही चेंज कर दिया कि हम एडिक्ट्स को एज क्रिमिनल्स लेते ही नहीं हैं, आज हम उनको एक विक्टिम के तौर पर ट्रीट करते हैं। हमें लगता है कि ओवरऑल जो मेरी अपनी असेसमेंट्स रही हैं, मैं जब एडिक्ट्स से मिला तो मैं आपको सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि एडिक्ट्स की मनोवृत्ति, उनकी साइकोलॉजी कैसी है। कि जब भी हम कोई बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन हम करते हैं, कोई बड़ा कैच पकड़ते हैं, बड़े नार्को डीलर्स को हम अंदर करते हैं या उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फ्रीज़ करवाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैसेजेस हमें जो कंग्रेचुलेशंस के आते हैं वो उन लोगों के आते हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ड्रग एडिक्ट्स रहे या आज भी हैं। हालांकि वो खुद भी इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, हालांकि उनको पता है कि बहुत सारी खेपें पकड़े जाने से इस चीज़ का रेट जो है वो एस्केलेट हो जाएगा, उनकी दुविधा बढ़ जाएगी, उनको ये चीज़ हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, इट विल नॉट बी सो ईजिली एक्सेसिबल टू देम। लेकिन फिर भी वो खुश हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो खुद चाहते हैं कि पुलिस इस जंग में पूरी हद तक कामयाब हो जाए और हार उन लोगों की हो जिनकी वजह से वो लोग इस चीज़ में आ गए, और चूँकि वो आगे वो नहीं चाहते कि बाकी लोग इसमें आ जाए। कारण जो है बहुत अलग अलग किस्म की डिफरेंट पैटर्न्स थे। एग्जांपल्स के तौर पर अगर आप मैं बताऊँ, कुछ लोगों की डिस्टर्ब्ड फैमिलीज़ थी, हस्बैंड वाइफ के रेगुलर झगड़े होते रहना, डिस्टर्ब्ड फैमिलीज़, सोशल डिसऑर्डर्स। कुछ बच्चे हैं उनको पेरेंट्स टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, उनको अटेंशन ही नहीं मिल पा रही है, वो आइसोलेशन में रह रहे हैं, फ्रेंड सर्कल कोई है नहीं ज़्यादा, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा नहीं, इमोशनल बैकअप जो सोसाइटी में होता था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो बच्चों को वो इमोशनल बैकअप उसके लिए या सोलेस के लिए वो किसी और चीज़ का सहारा लेना शुरू कर जाते हैं। वो उनमें से कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स जो होती हैं वो भी एक हिस्सा है उस चीज़ का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं वेरी ब्रीफली कि ये दो लड़के, दोनों ब्रदर, रियल ब्रदर्स थे। तो वो एडिक्ट से मैंने बड़े ब्रदर से पूछा कि भाई आप कब से इस चीज़ में आ गए? तो उसने कहा कि सर जब मैं 8th 9th में था मैं ड्रग एब्यूज़ में आ गया। तो आपका ब्रदर जो है कहता सर ये मेरे से कोई 4 साल बाद में आया। तो आपके आने का कारण, मेरे आने का कारण सर ये रहा कि पेरेंट्स हमेशा छोटे को बड़ा प्यार करते थे और मुझे हमेशा दुत्कारते थे, तू नालायक है, देखो छोटा कितना अच्छा पढ़ता है, तो हर चीज़ में वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था एक सेंस ऑफ गिल्टीनेस, कुछ इनकम्प्लीट फीलिंग होनी अपने आप में। तो उस इनकम्प्लीट फीलिंग को कंप्लीट करने के लिए मैंने ड्रग्स का सहारा ले लिया। अब उसके बाद मेरी पढ़ाई और ख़राब हो गई और वो जो कंपैरिजन था मेरा और मेरे ब्रदर का वो थोड़ा सा और ज़्यादा विशियस हो गया मेरे लिए। तो मैंने कहा क्यों ना अब एक काम करें कि टू ड्रा ए पैरेलल एंड इक्वल बिटवीन मी एंड माय ब्रदर, आई गॉट माय ब्रदर इनटू द ड्रग एब्यूज़। मैंने अपने भाई को भी
इसमें लगा दिया। अब दोनों भाई जब हो गए तो अब मैंने कहा अब तो दोनों नालायक हो गए, तो हम दोनों एक बराबर हैं। तो जब वो ये कहानी सुनाता है वो बड़ी ज़ोर से रोने लगा कि सर मैं कारण हूँ अपने भाई के इस दुखदायी जीवन का, मैंने पूरा उसका जीवन बर्बाद कर दिया। अपना तो मेरा था ही, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनके पीछे मैं इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपके थ्रू मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों के बीच में कंपैरिजन प्लीज़ मत ड्रॉ करें। हर बच्चे की अपनी कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। ईश्वर ने ऑलमोस्ट सबको यूनिक बनाया हुआ है। आप अपने बच्चे की यूनिक जो क्षमताएं हैं उनको पहचानें, उसका दूसरे के साथ कंपैरिजन ना करें, और बच्चों को टाइम दें, घर में एक अच्छा सा वातावरण बनाएं। लड़ाई झगड़े सब घरों में होते हैं, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके घरों में। लेकिन कम से कम इतना भयंकर वातावरण घर में ना बना दें कि बच्चे घर में रहने में भी घुटन महसूस करने लगें और आइसोलेशन को ही अपना एक ऑप्शन चुन लें, और उस आइसोलेशन में अपना दोस्त जो है वो ड्रग्स को बना लें। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी कि एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल घरों में इनकलकेट करें। आइसोलेशन में जीवन ना बिताएं। सब लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदारों में जाएं, दोस्तों में जाएं। मैं बताऊं कि मैं जीवन को 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की नज़र से देखता हूं कि हमारी लाइफ में हमें हमारे सोल को भी अटेंशन चाहिए, हमारे हर्ट को अटेंशन चाहिए, हमारी बॉडी को भी अटेंशन चाहिए और माइंड को भी अटेंशन चाहिए। चारों को फीड चाहिए। जहाँ तक सोल की फीड का है वहाँ हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं। आप नमाज़ पढ़ते हैं, पूजा पाठ करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे सोल को हेल्थ मिलती है। शरीर के लिए हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। माइंड के लिए हम बुक रीडिंग करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं। और जहाँ तक हर्ट की बात है, हर्ट की हेल्थ जो है वो सोशल रिलेशन से होती है। मैं और आप बैठे हैं, आज गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट इशू पे कर रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं, दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, वहाँ आपका दिल मजबूत होता है। दिल की हेल्थ के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से सब लोगों को कहूँगा कि कृपया करके केवल और केवल अपनी बॉडी पे या सिर्फ माइंड पे या फिर सोल पे ही कंसंट्रेट न करें, अपने हार्ट का भी ख्याल रखें, लोगों में मिलें जुलें, अच्छा वातावरण बनाएं। प्ले ग्राउंड्स, जहाँ भी कहीं कम्युनिटी आपने बनाई हैं, आपकी सोसाइटीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, या किसी भी तरह से आप रहते हैं, पार्क्स के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, चिल्ड्रन पार्क्स के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, प्लेइंग ग्राउंड्स के साथ किसी हद पे ही कंप्रोमाइज़ ना करें। सरकार की अटेंशन लें, सरकार को मजबूर करें कि हमारे लिए प्लेइंग ग्राउंड्स होने चाहिए, और प्लेइंग ग्राउंड्स की कास्ट पे कोई और चीज़ ना बन पाए, रादर देन बाकी चीज़ों की कास्ट पे प्लेइंग ग्राउंड ज़रूर बने। मुझे लगता है कि हमारे बचपन में और आज कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि प्लेइंग ग्राउंड्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी टू द चिल्ड्रन इज़ गेटिंग लेसर एंड लेसर। एसएसपी साहब, आपके एक उदाहरण से जो मुझे समझ में आया वो ये कि जहां आप इन एडिक्ट्स से मिलते हैं तो हर एडिक्ट के पीछे कोई ना कोई इमोशनल स्टोरी ज़रूर है। तो कानून की धाराओं के बाहर वहां आप एक काउंसलर का काम भी करते हैं और उनसे बात करके, उनसे इंटरेक्ट करके जो है कोशिश करते हैं आपकी प्रॉब्लम जाने कि आखिर अगर ये इस तरफ चला गया है तो उसका रीज़न क्या है। नशा करने वाले को सिर्फ सज़ा दिलवाना ही काम नहीं है, उनकी काउंसलिंग आप किस तरह से करते हैं ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि जिस चीज़ में वो पड़े हैं वो बहुत गलत है। भाई साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। ये सवाल नहीं, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न था रादर, कि पुलिस ऑफिसर से लोग मेंटल हेल्थ काउंसलर का काम भी एक्सपेक्ट करते हैं जी। और कहीं ना कहीं हमें करना भी पड़ रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि बड़े हमें काफ़ी हद तक अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में या हमारा पूरा जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क है, उसमें अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग है वो है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स फिर भी हम बनाना शुरू कर गए हैं, हम लोग उसमें आए हैं, डी एडिक्शन कर रहे हैं, डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल के सब्स्टिट्यूट्स हैं, सब्स्टिट्यूट थेरेपी दे रहे हैं और बच्चों को कहीं ना कहीं रिहैब करके हम वापस भेज रहे हैं। लेकिन वो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जो है कि कारण क्या रहा, अगर एक आदमी को आप डिटॉक्सीफाई करके फिर दोबारा उसी एनवायरनमेंट में भेज रहे हो और फिर उसी वल्नरेबिलिटी में, तो वो फिर दोबारा देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड दैट ही विल गेट बैक टू द ड्रग एडिक्शन। तो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। वी आर नॉट प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ काउंसलर्स, लेकिन कोशिश करते हैं जितना हो सके सोलेस देने की।
पॉलिसी शिफ्ट हुआ है हमारा। हमने ड्रग एडिक्ट्स को विक्टिम्स के तौर पर सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। आपके माध्यम से मैं बताऊं कि हमें बड़ी बार लोगों से ये सुनने को मिलता है कि सर उन्होंने 5-7 ड्रग एडिक्ट्स उठाए, सुबह उठाए और शाम को छोड़ दिए या एक दिन के बाद छोड़ दिए। तो यानी कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया या इसमें कहीं ना कहीं कोई माल प्रैक्टिस इन्वॉल्व रही होगी कि अगर ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ा और उनसे केमिकल भी पकड़ा है, चाहे वो नॉन कमर्शियल क्वांटिटी थी, पर्सनल कंजप्शन का था, तो उसके बावजूद ये लड़के कैसे बेल आउट हो गए, कैसे छूट गए और कैसे ऑफिसर के चैम्बर में बैठ के बात कर सकते हैं, कैसे ऑफिसर उनको सिंपैथेटिक एटीट्यूड दिखा सकता है रादर देन बीइंग हार्श टू देम। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि पुलिस अपना काम जो है पूरी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से नहीं कर रही। देखिए मैं आपको बताऊं, जो ड्रग्स के साथ डील करने वाले लोग हैं जो अक्रॉस द टेबल हैं, एक तो हो गया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हम लोग जो सप्लाई चेन को रोकने वाले हैं, एक हो गया अक्रॉस द टेबल जो इस चेन का हिस्सा है। उसमें 3 क्रिटिकल चेहरे हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग का जो सप्लायर है, जो उसका प्रोड्यूसर है, अगर तो वो किसी फैक्ट्री में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है तो किस इंडस्ट्री में बन रहा है, किस फैक्ट्री में, उसका प्रोड्यूसर कौन है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, या फिर उसका क्रॉप कल्टीवेटर कौन है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलर कौन है, उसके बाद ट्रांसशिफ्टमेंट कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टर्स कौन है। ये लोग आगे बड़े उसमें जो बड़े कारोबारी हैं जिनको हम आप कार्टल्स के तौर पर भी कहते हैं, एक वर्ड है कि ड्रग कार्टल्स। दूसरे आगे स्मॉल पेडलर्स, जैसे आपके शहर में, आपके हर एक कस्बे में, गांव में आपको पेडलर्स देखेंगे जो लोग ग्रामीज बीट्स बना के बेचते हैं वगैरह वगैरह। और तीसरे आगे कंज्यूमर्स जो ड्रग एडिक्ट्स हैं। अब तीनों के लिए पुलिसिंग एक टेलर मेड स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड पुलिसिंग चाहिए। ड्रग एडिक्ट्स का आप बड़े ड्रग कार्टल के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। ड्रग कार्टल को हार्श से भी हार्शेस्ट ऑफ द पनिशमेंट्स वो डिज़र्व करते हैं। उनको सजाए मौत तक भी अगर मिले तो ये एक बहुत बड़ी पुलिस की कामयाबी हो। ड्रग पेडलर्स जो हैं अगेन दे आल्सो डिज़र्व वेरी वेरी हार्श ट्रीटमेंट्स बिकॉज दे आर अर्निंग मनी आउट ऑफ दिस थिंग। बुरे काम से पैसा कमाने वाले लोग, और वो लोग जो एडिक्ट्स हैं वो विक्टिम हैं। तो मैं सोसाइटी से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी पुलिसिंग को इस तरह से ही देखें कि पुलिस ऑफिसर ड्रग एडिक्ट्स के साथ किस तरह से डील कर रहा है और ट्रांसपोर्टर्स और स्मगलर्स के साथ किस तरह से डील कर रहा है, फिर जाके ओवरऑल आकलन करें कि ऑफिसर्स कैसे हैं या पुलिसिंग कैसी है। ना केवल कि सिर्फ कि 5-7 बंदे पार्क से उठाए और आज उठाए और कल वो दोबारा हमने देखे कि वो लोग वापस चले गए। तो इसमें काफ़ी गहन मंथन हुआ। हमारी पार्लियामेंट ने भी इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया कि एडिक्ट्स जो हैं उनको अलग से ट्रीटमेंट चाहिए। इसमें फिर एनडीपीएस एक्ट में अमेंडमेंट हुई है और कोर्ट्स भी इसमें प्रोविज़न रखती हैं। जब हम एडिक्ट्स उनके सामने पेश करते हैं तो कोर्ट्स एक ऑप्शन देती हैं हमें कि इनसे पूछे कि ये डी एडिक्शन सेंटर में जाना चाहेगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर में, जहाँ पर 6 महीने उसको रहना पड़ेगा, पूरा का पूरा कोर्स ही विल हैव टू अंडरगो फुल डिटॉक्सिफिकेशन कोर्स, या ये सलाखों के पीछे जाना चाहेगा। आप इनसे पूछें तो फिर उसको ऑप्शन दिया जाता है। वो आदमी कहता है जनाब मैं डिटॉक्सिफाई होना चाहता हूँ, तो कोर्ट्स को हम लोग एफिडेविट उनसे दिलवाते हैं कि जनाब ये कहता है मैं डिटॉक्सिफाई। वो डी एडिक्शन सेंटर्स में जाता है। अगर वहाँ से वो जंप करता है, इफ़ ही फेल्स, इफ़ ही रन्स आउट ऑफ दैट डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, देन ही गेट्स बैक टू द बिहाइंड द बार्स लाइक। तो एक ऑप्शन है। तो हार्श एंड सॉफ्ट, कीपिंग इन कंसर्न के जिस फैमिली का मेंबर जो है वो एडिक्ट है या जिस सोसाइटी में बहुत सारे एडिक्ट्स हैं, ये फेलियर उस एडिक्ट का या उन एडिक्ट्स का नहीं है। मैं उस फैमिली का कलेक्टिव फेलियर मानता हूँ, उस सोसाइटी का कलेक्टिव फेलियर मानता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन है। उस सोसाइटी के फैब्रिक में कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर कड़ियाँ हैं। उस फैमिली में कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर रही होंगी जो बच्चे को पूरी अटेंशन नहीं दे पाए। ये किसी के साथ भी हो सकता है फ़हीम साहब, खुदा ना करे आपके साथ, हमारे साथ, किसी के साथ भी। लेकिन जिनके साथ हुआ वो दर्द हमारा दर्द अलग दर्द नहीं है। जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि आज आपके घर में है, कल हमारे घर में, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप एडिक्ट्स को एज टैबू मत लें, आप उनको सोशल आइसोलेशन में मत रखें। आप इस चीज़ को एडमिट करें कि ये लोग हमारे फेलियर की वजह से ये विक्टिमाइज़ हुए और हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों की ज़िम्मेवारी हम सबको लेनी है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को ले।
एक चीज़ में एसएसपी साहब यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा, ज़ाहिर-सी बात है हम इस टाइम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। आप में मुझे पुलिस ऑफ़िसर कम और एक सोशल वर्कर ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप पिछले 2 साल से जिस प्रोफ़ेशन में हैं, जिस कुर्सी पे आपको बिठाया है, वहाँ पे वो दबंगी नहीं बल्कि नरमी वाला एटीट्यूड जो है वो चाहिए। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही फ़रमाया कि आप सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से उनसे पेश आते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि ये वो लोग हैं जो किसी मजबूरी की वजह से जो है वो इस तरफ चले गए हैं, और आप और कानून भी उनको सुधरने का पूरा मौका देता है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि पिछले 25 सालों से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस रहे। मिलिटेंसी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से ब्रेक थ्रू हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बहुत डोमिनेंट रही। मुझे लगता है, जो मेरी सोच है, एएनटीएफ बनाने का रीज़न भी यही रहा कि मिलिटेंसी के साथ-साथ ये जो नारकोटिक्स और ड्रग्स का जो है ट्रेड है, ये भी उसी लेवल का एक चैलेंज जो है वो सामने आया। तो पिछले लगभग 1.5-2 साल से जो इस आप एएनटीएफ को देख रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए? फ़हीम साहब, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने फिर द्वारा जो हमारा पॉलिसिंग है उसको एक पैकेज के तौर पर ले लिया। हम एडिक्ट्स की बात कर रहे थे, एडिक्ट्स के साथ जब हम डील करते हैं तो हम बड़े नर्म रहते हैं। जो दबंगी की जो आपने बात की, कि जिसको हम हार्ड टास्क मास्टर पॉलिसिंग कहते हैं, वो कहीं भी मिसिंग नहीं है। आप देखेंगे कि पिछले 1 डेढ़ साल में केवल एएनटीएफ की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, कि जितने भी लोग हमने गिरफ्तार किए, एक भी बेल आउट आज तक नहीं हो पाया। वी फाइट टूथ एंड नेल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। वी ट्राई टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स दैट दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन ड्रग, दिस ट्रांसपोर्टेशन और ड्रग काइंड ऑफ बिजनेस, एंड द मनी एक्वायर्ड बाय दिस मैन इज ऑल दिस प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सख्तियाँ भी होती हैं, क्वेश्चनिंग में, इंटेरोगेशंस में, वो कहीं भी मिसिंग नहीं है। तभी जाके हमें अगली लीड्स मिलती हैं, फिर जाके अगले ऑपरेशन। नहीं, मेरा सवाल विक्टिम्स की तरफ था। विक्टिम्स में काफ़ी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि काफ़ी नरमी, हमने बिल्कुल नर्म इख्तियार कोशिश करते हैं कि विक्टिम्स से जब हम मिलने भी जाते हैं, जब डी एडिक्शन सेंटर्स में जाएँ, हालांकि मैंने आपको फिर से कहा, ये सोशल वर्कर्स का काम रहता है। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स का काम था कि जाके असेस करें, एनालाइज करें, रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच आर गेटिंग दिस पीपल टू द ड्रग एब्यूज़, कारण क्या हैं। तो लेकिन एज पुलिस ऑफिसर भी इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम देखें कि ये क्रिमिनल और विक्टिम में जब तक हम डिस्क्रिमिनेट नहीं या डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे तो हम डील कैसे करें, तो उसको तो नेक्स्ट स्टेप है। पहले तो कारण ही देखें कि आदमी विक्टिम है कि ये क्रिमिनल है, तो उसकी बैकग्राउंड जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उससे बात नहीं करेंगे, असेस नहीं करेंगे, तब तक आपका, मुझे लग रहा है, यू विल बी मेकिंग ए बिग ब्लंडर इन डीलिंग विद दैट पर्सन। तो डी एडिक्शन सेंटर्स में जब हम जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म्स नहीं पहनते, वी कीप इन एज मॉडेस्ट costumes as possible. We try to present ourselves as the kindest of the persons and try to look not like police officers, and as someone who is concerned with the person. तो वहाँ पर हमारा एक बड़ा सॉफ्ट चेहरा होता है। पुलिस वाला, मैं आपको बताऊँ, सॉरी, अब मैं तो पूरी पुलिस फोर्स की तरफ से नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी असेसमेंट है, मेरी ज़ाती ओपिनियन है, पुलिस वाला बहुरूपिया होता है। आप उसके एक चेहरे पे जा नहीं सकते। वो कब आपको दबंग दिखने लगेगा, कब आपको वो नरम आदमी देखेगा, कब दानव और कब मानव, उसका आपका अंतर आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, वो मैं कह सकता हूँ, एज एन एसपी ऑपरेशंस और एज एन एसएसपी एएनटीएफ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, ये रोल्स हैं। जब एसपी ऑपरेशंस होते हैं तो रोल बिल्कुल अलग हो जाता है, किसी और रोल में आते हैं। रोल, जिस तरह का रोल है वो बिल्कुल टेलर मेड, वो फिट हो जाता है उसी चीज़ में। चैलेंजेस के बारे में मैंने बात की थी कि ये कितना बड़ा चैलेंज था जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, और क्या सिचुएशन को एक्सेस करने के बाद आपको ये लगा कि अगर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लेकर एएनटीएफ को अलग किया तो यकीनन इतना बड़ा चैलेंज है? मैंने आपको बताया, ये हर एक थाना पुलिस चौकी ऑफिसर्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट एसपीज़, आईजीज़ की, सबकी, पूरे पुलिस फोर्स की ये प्रायोरिटी बन गई 2016-17 के बाद। हालांकि उससे पहले भी इस पे बहुत काम हो रहा था, लेकिन इसको एज फुल फ्लेज्ड वार हमने 2016 से लेना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज़ मिस थी, पुलिसिंग हमारी यहाँ इतनी प्री ऑक्यूपाइड रहती है कि हमें यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, वीवीआईपी मूवमेंट्स भी देखनी है, सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त देखना है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करनी है, प्लस हमें जो टू ऐड टू अवर एग्नी, हमें यहाँ मिलिटेंसी भी डील करनी थी, जो बाकी स्टेट पुलिस उस लेवल पे डील नहीं कर रही थी। तो मिलिटेंसी ने भी हमारा काफ़ी हैवी टोल ले रखा था।
अब इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में एक आईओ का, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का किसी एक तफ्तीश के साथ पूरी तरह से इंसाफ कर पाना बहुत हद तक नामुमकिन था। हालांकि ऑफिसर्स फिर भी पूरी रात बैठ के इंटरोगेशंस करके बैकग्राउंड्स में जाके फॉरवर्ड बैकवर्ड चेन तक जाने की कोशिश करते, लेकिन उस तरह से डेडिकेट नहीं कर पा रहे थे। अब इस कमी को महसूस किया गया और फिर कि एक डेडिकेटेड यूनिट बनाया जाए जो ऑफिसर सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग्स की मीनार्स को ही डील करेंगे, इन्हीं लोगों के ऑर्बिट्स बनाएंगे, इन्हीं का चेन्स पता करेंगे, कौन इनके ट्रांसपोर्टर्स हैं, कौन इनके स्मगलर्स हैं, कौन इनके कल्टिवेटर्स हैं, कहाँ से आ रही है, ट्रांस बॉर्डर स्मगलर्स का अलग से लिस्टिंग हो, कौन कौन से रूट्स हैं। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन लेके जाएँ तो उस इन्वेस्टिगेशन को पूरे लॉजिकल एंड तक फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेन पूरी की पूरी एक्सपोज करें, प्लस उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पूरी तौर पर इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, उनके फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो क्या-क्या हैं, उनके फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स हैं और इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको साबित करें। तो बड़ा गहन इसमें अध्ययन रहता है, बड़ी डीप इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत थी और इसीलिए पुलिस में कुछ ऑफिसर्स को चुन के उनको एंटी नारकोटिक्स के लिए डेडिकेट किया गया। अब जो ज़िम्मेवारी एंटी नारकोटिक को दी गई उस पे हम लोग किस हद तक खरे उतरे कि नहीं उतरे, ये तो खैर हमारे सीनियर ऑफिसर्स या समाज ही इसका आकलन करेगा। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट जो रही अभी तक की मेरी टीम की परफॉर्मेंस की, वो ये कि हमने किसी भी इन्वेस्टिगेशन को उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड चेन प्लस इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में वही आपको कि जो उसके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करके, सफेमा दिल्ली में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वहाँ से हमने साबित करके कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये सारे के सारे प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स हैं। फ्रीजिंग ऑर्डर्स तक हमारे आईओज़ ने लाए। इंस्पेक्टर परवेज सजाद हैं, उन्होंने इसमें एक एग्जांपल सेट की है। जम्मू कश्मीर में मेरी काफ़ी सारे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर से मेरी बात हुई, जब वो इस केस को देखते हैं वो कहते हैं सर इस तरह का हमने केस आज तक कभी देखा ही नहीं था, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो हम चाहते हैं कि इन केसेस को एज केस स्टडी सारे थानों में सारे ऑफिसर्स को पढ़ाया जाए कि सफेमा एक अथॉरिटी है, लेकिन सफेमा के लिए क्या आपको होमवर्क करना पड़ता है फ्रीजिंग ऑर्डर्स लेने के लिए, कॉन्फिस्केशन के लिए, किसी की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए होमवर्क कितना स्ट्रांग चाहिए, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी पे कितना रहता है, आप पे कितना रहता है। एक दूसरा हमने चूँकि जम्मू कश्मीर में मेनास तो था, कैनबिस आपको मैंने बताया कश्मीर में पर कैपिटा कंजप्शन इज़ ऑन हायर साइड। हमने एनालाइज़ किया कि इसमें कल्टीवेटर्स कौन लोग हैं। जब हमने देखा कि कितना हेक्टेयर हमने जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय की कैनबिस की या फिर पॉपी की पिछले 8 साल में, तो हम कुछ देख रहे हैं कि रिपीट प्लॉट्स हैं, कुछ रिपीट एरियाज़ हैं, वहाँ हर साल एक्सरसाइज होती है डिस्ट्रक्शन की। तो वर्दी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर सर की अटेंशन हमने सीख की, वहाँ के डीसी एक्साइज जो हैं कश्मीर के, उनसे हमने इस पे काफ़ी गुफ्तगू की। हमने कहा सर बार बार हम लोग कल्टीवेशन जो है हार्वेस्टिंग से पहले डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं, ठीक, लेकिन जिन लोगों के खेतों में ये हो रही है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स हो रही है। क्यों ना उनको वी टेक देम टू द उसको उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शंस लिए जाएं, उसमें प्रोविजंस हैं। फिर एक पूरा प्रॉपर सर्कुलर निकला कि जब आप क्रॉप डिस्ट्रॉय करें उसमें तरीका क्या है, डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, पुलिस को कैसे इन्वॉल्व करना है, एविडेंस कैसे जनरेट करना है, फोटोग्राफी कैसे करनी है, सैम्पलिंग कैसे करनी है उसकी, फिर सैम्पलिंग करके जो रेवेन्यू से कैसे उसका रिकॉर्ड लेना है, किसका लैंड टाइटल किसका है, उस आदमी की जिम्मेवारी फिक्स करके फिर उसके अकाउंट्स स्टडी करके प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स उसको साबित करना, ताकि ये ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ना रहे कि हम क्रॉप जाके वहाँ डिस्ट्रॉय करें हर साल, उस आदमी पे रहे कि भाई तेरे अगर खेत में ये चीज़ पाई गई तो आप लोग कानूनी कार्रवाई के हकदार रहेंगे। तो पिछले 1 साल में क्रॉप डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस तो रही, लेकिन क्रॉप कल्टीवेशन में भी काफ़ी एक डाउन ट्रेंड नज़र आया है। विनय जी, ये इशू इतना बड़ा है कि शायद आप और मैं अगर पूरा दिन भी बात करते रहें तो ख़त्म नहीं होगा, वक्त की कमी है। बिल्कुल लास्ट में एज ए एसएसपी एएनटीएफ क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, यूथ को, क्या पैगाम देंगे? फ़हीम साहब, मैं समझता हूँ अक्सर मैं ये बात करता भी हूँ कि यूथ ही इसमें ज़्यादा विक्टिम है। हालांकि वो एक ऐसी एज होती है 15 से लेके 22, 25, 26 साल, जहाँ बच्चों को एक किक की, एक हाई की ज़रूरत होती है, HIGH हाई की ज़रूरत रहती है। वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपना
उसमें जैसे हमारे, मैंने कहा हमारे केमिकल जो होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जैसे उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स में आपके ऑक्सीटोसिन्स आते हैं, सेरोटोनिन्स आते हैं, डोपामाइन्स आते हैं। अब इनकी रिलीज़ के लिए अदरवाइज़ तो इनकी रिलीज़ के लिए हमें एक्सरसाइज करनी थी, हमें कुछ म्यूज़िक में कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें खुशी का माहौल मिले, जिसमें हमें हाई हो, जिसमें हमें अपलॉज़ मिले, लोग हमें एक्नॉलेज करें, तालियां बजें। आपने अच्छे फिज़िकल वर्कआउट कर लिया, आपने अच्छी फिज़िकल परफॉर्मेंस की या मेंटल परफॉर्मेंस कुछ भी किया। अब बच्चे रादर देन डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स फॉर द रिलीज ऑफ दोज न्यूरो ट्रांसमीटर्स, वो इनका सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को फ़िज़िकल वर्कआउट्स में, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ में उनकी अंदर की जो क्षमताएं हैं पेरेंट्स वो पहचानें, उनको एड्रेस करें, उनको ड्यू टाइम दें, उनको एनकरेज करें कि उनकी क्षमताएं उनके साथ वो पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएँ, जस्टिस कर पाएँ। स्कूल्स में उनको ऐसे बच्चों की प्रतिभाओं को अलग से पहचान के अलग से निखारें। कम्युनिटीज़ और सरकार से एज पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन पार्क होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्ले ग्राउंड्स होने चाहिए। इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा एनकरेज किया जाए। घरों में अच्छा माहौल रखें, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ। और सोसाइटी में एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार रहें, एक दूसरे पे नज़र रखें, एक दूसरे कि अगर कहीं कोई कमज़ोरी किसी की फैमिली के किसी मेंबर में अगर आपको नज़र आती है, उनकी फैमिली के मेंबर्स को ज़रूर बताएं कि इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई हैं। और अगर आपके घर में कोई आदमी इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है तो उसको डांटिए मत, उससे खफा मत हो जाइए कि इसने हाउ डेयर ही कि इसने मेरे बच्चे के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे दी। आप उसको थैंकफुली, ग्रेसफुली उसको एक्नॉलेज करें और कोशिश करें कि आपका बच्चा रिफॉर्म हो जाए। विनय जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे एसएसपी एएनटीएफ विनय शर्मा, और आपने विस्तार से सुना उनको नशे को लेकर जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। यकीन जानिए, प्रोग्राम देखने और सुनने के बाद आप भी इस चीज़ का एहसास करेंगे कि आप भी अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, कोशिश करें उनके साथ दिन भर में वक्त निकाल कर थोड़ी सी इंटरेक्शन हो। और ये भी देखें कि अपने बच्चों पे आप नज़र रखें, ख़ासकर जब वो उस एज में आते हैं जहाँ पे ये रिस्क रहता है कि वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ में चले जाएं जिससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। तो कोशिश करें, बच्चों पर नज़र रखें, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ बात करें। और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है या आपके साथ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि कोई शख्स इस कारोबार में जुड़ा है या इस बुराई में जुड़ा है, तो एएनटीएफ आपके पास है, आप इनकी भरपूर मदद ले सकते हैं, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से यकीनन हमारी सोसाइटी को, हमारे यूथ को जो है वो लाभ ज़रूर होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि हम अवेयरनेस के मकसद से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।